नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी चैप्टर 12th एक नई शुरुआत उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 एक नई शुरुआत उसका दूसरा पार्ट। यानी माधवन की बात सुन के प्रोफेसर उसे समझाते हुए ये कहते हैं कि भाई, मैंने तुम्हें ये कब कहा कि हम किसी साधन के बगैर दूसरे इंसान को दूसरी जगह भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा कि जिस प्रकार जो फिल्म है उसको कहते हैं कि एक खास प्रकार की तरंगों के द्वारा हम उसे दूसरी जगह यानी कि टीवी स्टेशन से हम कहते हैं कि दूसरे स्थान पर जहाँ पर टीवी होता है वहाँ पर हम उसे प्राप्त करके हम उसको देख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे और फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके दूसरे स्थान पर यानी कि भेजेंगे। यानी कि जिस प्रकार टीवी जो हम देखते हैं घर पर, कहते हैं कि वो अलग अलग जो प्रसारित जो किरणों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से हम कहते हैं कि उसको घर बैठे उस फिल्म को देख सकते हैं। तो वैसे ही प्रोफेसर रामिस जो है वो इंसान को अलग अलग तरंगों में विभक्त करके उसको दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयत्न करना चाहते हैं। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामिश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक यह दुर्घटना हो गई। यानी कहते हैं कि प्रोफेसर माधवन जो थे वो कहते हैं कि जब ये जो खोज नहीं हुई, ये जो साधन, ये यंत्र नहीं बना, उससे पहले जब वो प्रोफेसर रामिस से मिला तो वो घटना याद कर रहा होता है। और कहते तभी अचानक कहते हैं कि एक ऐसा घटना घटी, एक ऐसा कहते कि वहाँ पर दुर्घटना हुई कि वो उसकी जो तंद्रा थी, उसका जो सपना था वो टूटा और वो वापस से होश में आ गया। और कहते हैं कि उसने देखा तो पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठ रहा था और ये देखकर वो एकदम घबरा सा गया, हक्का बक्का सा रह गया। और उसने मॉनिटर पर देखा तो प्रोफेसर रामिस का शरीर जो था वो तरंगों में परिवर्तित होकर कहते प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। और कहते हैं कि ये जो उसी समय ये दुर्घटना हुई थी। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। अब हुआ ये कि ये जो दुर्घटना घटी, ये दुर्घटना देखकर कहते कि माधवन एकदम सा डर गया और कहता है कि वो पसीना पसीना हो गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, कहते कि कमरे की सारी जो पावर सप्लाई है वो बंद हो गई। माधवन के हाथ पैर जैसे कि फूल गए, यानी वो एकदम डर गया। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो करे क्या और क्या ना करे। उस समय कहते कि सिर्फ यंत्र और रडार प्रणाली
और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का जो तरंग रूप में जो परिवर्तित शरीर था वो प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली से कहते कि बाहर चला गया था, दूर चला गया था। लेकिन कहते हैं कि सुकून की यानी कि राहत की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की जो स्थिति थी वो कंप्यूटर पर दिखाई जा रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। अब हुआ ये कि मानव प्रक्षेपण यंत्र की जो दूसरी जो इकाई थी वो ठप हो गई थी और इसीलिए कहते हैं कि रामेश का जो तरंग रूप जो है यानी कि तरंग वाला जो शरीर है वो अपनी गति खो बैठा और वो हवा के बहाव के साथ कहते प्रयोगशाला के बाहर चले गए और नाले की ओर उड़ चला। उनका जो शरीर है तरंगों के रूप में नाले की तरफ उड़कर चला गया। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत होगा ये पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स के निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। यानी ये जो प्रोफेसर रामिस का जो शरीर था वो नाले की ओर बह निकला। कहते कि नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर कहते काफ़ी चहल पहल थी और कहते कि वहाँ पर अभी अभी दो लोग शराब पीकर आपस में वहाँ गाली गलौज कर रहे थे और पास में ही चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे और उनसे थोड़ी दूर कहते कि बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे, रो रहे थे। उनकी माँ जो थी वो पास ही में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से कहते कि जूझते हुए अपने बच्चों के लिए कहते कि वो रोटी बना रही है और बच्चों को बुरी तरह से डांट रही है। जबकि दूसरी तरफ माधवन की जो दशा थी वो देखने लायक थी। वो एकदम घबरा गया था। उसका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा था। कभी वो फायर ब्रिगेड वालों तो कभी बिजली के मिस्त्री को और कभी अपने आप से बातें करने लग रहा था। कहते कि इस उपक्रम में इन सब कामों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत होगा उसे पता ही नहीं चला। कहते कि सस्सा कहते उसे दिमाग में एक विचार आया, आइडिया आया। उसने तुरंत प्रक्षेपण यंत्र के जो स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया और देखते ही देखते पूरा जो कमरा है वो रोशनी से भर गया और मानव प्रक्षेपण यंत्र जो था वो फिर से चालू हो गया। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वो लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर
माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। यानी यहाँ पर कहते कि संयोग की जो बात थी ये कि भाई प्रोफेसर रामिस का जो शरीर था वो अभी भी उस नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। कहते कि मशीन की कार्यप्रणाली जैसे ही शुरू हुई वो तरंगे जो थी वो रिसीवर की ओर घूम गई और कुछ ही क्षण में उन तरंगों को प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा वापस से रिसीव कर लिया गया और उसकी कार्य जो प्रणाली जो थी वो फिर से तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। और माधवन भी जल्दी जल्दी कहते कि रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंच गया और वहां पर लगे बटनों को दबाने लगा और कुछ ही समय के भीतर कहते कि रिसीवर ने सारी प्रक्रिया संपन्न कर ली, पूरी कर ली और उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस एकदम बाहर आ गए। माधवन अपनी इस उत्तेजना को, इस खुशी को संभाल नहीं सका। वो लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंच गया और उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण कहते कि प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। यानी प्रोफेसर रामिस एकदम अचेत हो गए, बेहोश हो गए। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में यानी कि बाजू के कमरे में लिटा दिया और बिना समय गंवाए उसने डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाने लगा। वो डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। ये देखकर माधवन की जान में जान आई। वो बोला कि बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में एक काफ़ी उथल पुथल मच गई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वो अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के सड़ांध मारते हुए पानी के किनारे बजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी क्षण माधवन की बातें उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामिस की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। यानी माधवन ने डॉक्टरों को बुला लिया था। तो डॉक्टर जैसे आए, प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर कुछ सूचनाएं दी और वहाँ से चले गए। आधे घंटे के बाद रामिस को होश आ गया और ये देखकर माधवन की जान में जान आ गई। यानी उसको राहत हुई और वो बोला कि बधाई हो सर, आपका ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेस हुआ, सफल हुआ। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में, उनके दिमाग में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और उनकी सालों की मेहनत थी, उनका ये महान आविष्कार था जो उन्हें पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। तो दूसरी तरफ उनका जो कुछ क्षणों का अनुभव था जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही उनको ये अनुभव हुआ था, जो उन्होंने तरंगों में विभाजित होकर वहाँ नाले के दुर्गंध मारते हुए पानी के किनारे उन्होंने जो ये बर्बर मानवीयता देखी, वो दृश्य जो है उस दृश्य ने उनको हिलाकर रख दिया था और उन्हें अपना पूरा व्यक्तित्व ही कहते कि खोखला नज़र आने लगा था। उन्हें अपनी ये जो खोज थी वो एक लगने लगी थी और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों पर पहुंची और उन्होंने रामिस की बात यानी माधवन की बात बीच में ही काट दी और कहा कि प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे
काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिक कुपोषण से पीड़ित हैं, मुझे उन्हें बचाना है। मुझे उनको जीवन की थोड़ी से थोड़ी जो सेवा है वो उपलब्ध करवानी है और यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी बाकी है। और इस प्रकार कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे के बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान होकर उनके पीछे भागा। वो ये नहीं समझ पाया था कि ये जो दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। स्वाध्याय पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है परमाणु में क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर है अ अणु। दूसरा प्रश्न है माधवन कौन थे, तो माधवन एक वैज्ञानिक थे। तीसरा प्रश्न प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था, तो उसका आंसर है क मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए, तो प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन ये दो वैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न है मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं, तो एक जगह पर यानी एक जगह के कंप्यूटर से उसको तरंगों में विभाजित करके दूसरी जगह पर कंप्यूटर के द्वारा रिसीव करके उसे मूल रूप में वापस लाना, उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया, तो कहते हैं कि जब ये जो परीक्षण चल रहा था मानव प्रक्षेपण यंत्र पे, तो उसी दौरान एक हादसा हुआ। कहते हैं कि बिजली चली गई, वहाँ कहते हैं कि सब कुछ जल गया और ये सारी चीज़ें देखकर माधवन जो है उसे पसीना आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रोफेसर रामेश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा जा सकता है और उन तत्वों को जोड़कर वापस प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर रामेश के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों में विभक्त करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। दूसरा प्रश्न है परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। तो परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण कहते हैं कि उसको अलग करके किया जा सकता है। परमाणु का संगठन उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है। अगला प्रश्न है अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं। किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके टुकड़े न हो सके। अणु की रचना परमाणुओं से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। तो ऊर्जा का अर्थ होता है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता ये है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं हो सकती, पर आवश्यकता अनुसार हम उसको दूसरा रूप दे सकते हैं, यानी कि उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है।
तो विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और मूल तत्वों में आपस में जोड़ा जा सकता है और वापस उसे मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है और इसीलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त करके उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। तीसरा जो प्रश्न है, प्रोफेसर रामिस के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? तो गर्मियों के दिन थे। प्रोफेसर माधव यानी कि माधवन प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामिस की लैब में मिलने के लिए गए थे और तब प्रोफेसर रामिस अपने कंप्यूटर के ऊपर झुके हुए थे। प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने उन्हें सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति यानी कि आज्ञा दे दी थी और इस प्रकार प्रोफेसर रामिस के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। आगे का जो प्रश्न है, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। तो मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामिस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी भी वस्तु को उनके मूल तत्वों में जोड़ा या तोड़ा जा सकता है और उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामिस ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयोग यानी कि प्रक्षेपण प्रयोग किया था। सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। विरोधी शब्द बनाइए। पहला प्रश्न है कि सामान्य, तो उसका जो विरोधी होगा असामान्य। शुरुआत, तो उसका जो जवाब है होगा अंत। असंभव, तो संभव। शक्तिशाली, तो दुर्बल। आनंद, तो दुख। जटिल, तो सरल। अब भाववाचक संज्ञा बनानी है। मानव, तो मानवता। अपना, तो अपनापन। बच्चा, तो बचपन। कर्तृवाचक संज्ञा बनानी है। विज्ञान, तो इतिहास, तो इतिहासकार। विश्लेषण, तो विश्लेषक। कमांड, तो कमांडो। विशेषण बनाने हैं। शरीर, तो शारीरिक। क्षण, तो क्षणिक। आनंद, तो आनंदित। वास्तव, तो वास्तविक। तो इस प्रकार ये जो ग्रामर है, विशेषण है, वो इस प्रकार से बनेगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।